हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। ये देख रहे थे टीएसटी पीएसटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज 9 देखने वाले हैं, जिनमें से हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है ये टीएसटी पीएसटी एग्जाम के साथ अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, अब तक हमने जो है 70 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम उसके आगे का जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो 71 प्रश्न पूछता है कि कान काटने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो कान काटना क्या मतलब होता है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख या फिर विनम्र होना। तो कान काटने का मतलब क्या होता है? तो 71 का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? तो कान काटने का मतलब होता है चतुर होना। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, यानी कान काटना अर्थात चतुर होना यानी कि चालाक होना। अगला प्रश्न देखते हैं। 72 लिखा है कि पद्मावत की क्या विधा है। पद्मावत जो है वह किस विधा से लिया गया? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य या फिर महाकाव्य। तो 72 का 72 का सही ऑप्शन क्या है? तो ये जो है पद्मावत एक जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत लिया है। किस काव्य, कौन सी विधा है? तो प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में जो होता है कि महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो यह जो पद्मावत है ये लिखा किसके गया है? पद्मावत विधा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जायसी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो जायसी के द्वारा लिखा गया। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो कि एक सूफी संत जाने जाते हैं। प्रमुख जो है सूफी संत के अंतर्गत जायसी जी आते हैं, जिन्होंने पद्मावत एक प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य की रचना की है। इनकी और भी जैसे प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा। तो इस तरह से इनकी जो है अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। किसका? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का। तो पद्मावत कौन सी विधा है? तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत माना जाता है। आगे देखते हैं। 72 हो गया। 73 यानी 73 प्रश्न पूछता है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार के नाम बताना है। तो रेल का जो विकट खेल है एक तो नाटक है, कौन सी विधा से? तो रेल का जो विकट खेल ये कौन सी विधा है? तो बोला जाए यह नाटक है। अब इस नाटक के जो नाटककार यानी इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेम घन। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। तो इसमें 73 का जो सही ऑप्शन क्या होगा? तो जो 73 का सही ऑप्शन देखते हैं तो ये बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? रेल का विकट खेल नाटक है, ये रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और जो है इन्हें जो है कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन, अन्य नाटकों के नाम से भी इनको प्रसिद्ध हैं। यानी कि अन्य नाटकों के नाम है जैसे बाल विवाह है, चंद्रसेन है। तो इस तरह से इनके प्रमुख नाटक है। इनकी कुछ पत्रिका का नाम याद रखिएगा। इनकी जो मुख्य पत्रिका है वो क्या है? हिंदी प्रदीप है, जो कि प्रमुख पत्रिका के अंतर्गत आती है। कौन सी पत्रिका है? तो हिंदी प्रदीप है इनकी एक प्रमुख पत्रिका है। हिंदी प्रदीप इनकी जो है प्रमुख पत्रिका के अंतर्गत आती है। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका का जो है संपादन करते हैं। तो रेल का विकट खेल ऑप्शन देखा जाए कौन सा सही है? तो सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। 74 पूछ रहा है कि अमन का राग के लेखक का नाम क्या है। अमन का राग जो है इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो 74 का सही ऑप्शन देखते हैं तो सी है। कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी जो है अमन राग के लेखक है। शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा जो है यह अमन का राग लिखा गया। अगर पूछा जाए अमन का राग है क्या, कौन सी विधा? तो ये कविता के अंतर्गत आता है। क्या है अमन का राग? तो ये कविता, ना कोई उपन्यास है, ना कोई कहानी है, ना कोई नाटक है। ये कौन सी विधा में अमन का राग? तो ये कविता है। किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी का है। इनकी और भी जैसे कुछ मुख्य कविताएं याद आती हैं, जैसे कि कुछ कविताएं और कुछ कविताएं इनकी जो है प्रमुख कविताओं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है इनकी ये सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से सप्तक के अंतर्गत है? पूछा जाए ये किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं? तो ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। शमशेर बहादुर सिंह जी जो है वो सप्तक यानी इसके मुख्य संपादक। तो आगे जो लेके पूछा जाए कि दूसरे सप्तक के अंदर किनका नाम आता है मुख्य रूप से? तो शमशेर बहादुर सिंह जी का नाम जो है दूसरे सप्तक के अंतर्गत आता है। तो इनका अमन करा की कविता है, कविताएं कुछ और कविता इनकी प्रमुख कविताओं के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। 75 है 75 प्रश्न है कि ज्ञान बोध के पूछ रहे हैं कि रचनाकार के नाम बताइए। ज्ञान बोध के रचनाकार का क्या नाम है? तो 75 का 75 का सही ऑप्शन देखते क्या है? तो मल्लुक दास है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो मल्लुक दास जी हैं। मल्लुक दास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मल्लुक दास जी जो है ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के निवासी हैं? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के रहने वाले। इनकी कुछ रचनाएं जैसे ज्ञान बोध इनका है, इनकी कुछ और रचनाएं जैसे कि पुष्प विलास है और गुरु प्रताप है, अखलबानी है, रामावतार लीला। इनकी कुछ जो है रचनाएं। मल्लुक दास जी जो है वो अवधी और ब्रज भाषा में जो है अपनी रचनाएं करती हैं। इनकी मुख्य रूप से दो जो है भाषाओं में अपनी रचनाएं करते। कौन कौन से? अवधी है और क्या है? ब्रज भाषा। तो अवधी और ब्रज भाषा के अंतर्गत मल्लुकदास जी अपनी रचनाएं करते हैं। अगर बोला जाए अवधी जो है ये किस मतलब किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर ब्रज पूछा जाए किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 76 बोल रहा है कि माटी की मूर्ति ये जो विधा ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो माटी की मूर्ति कौन सी विधा है? संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र या फिर आत्मकथा। तो माटी की मूर्ति सबसे पहले जान लेते हैं कि माटी की मूर्ति ये विधा तो बाद में देखते हैं। पहले जो इसके लेखक यानी इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो लेखक का नाम कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी माटी की मूर्ति के जो है रचनाकार हैं।
विधा जान लेते कौन सी विधा है, तो ये जो है रेखा चित्र, यानी कि ऑप्शन बी, यानी माटी की मूर्ति कौन सी विधा से लिया गया है, तो रेखा चित्र है। और ये जो रेखा चित्र माटी की मूर्ति है, इसमें ग्रामीण जो कुछ पात्रों के नाम मुख्य रूप से रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम उन्होंने बताया, तो ये ग्रामीण से यानी गाँव से संबंधित कुछ रेखा चित्रों के नाम मुख्य रूप से माटी की मूर्ति में लिया गया है। तो ये बहुत ही मुख्य यानी प्रमुख रेखा चित्र इनके अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न देखते हैं। 76 हो गया। 77 है कि आधा गाँव के पूछ रहा है कि उपन्यास कौन है, आधा गाँव के जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है, 77। तो 77 का सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो आधा गांव जो है यह राही मासूम रजा का है, यानी कि सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, तो राही मासूम रजा है। एक जो है आधा गांव जो है ये किस तरह का चित्रण किया गया, तो ये बोल सकते हैं कि यथार्थवादी चित्रण किया गया। कैसा है कि यथार्थ रूप से जो है राही मासूम रजा ने यथार्थ रूप से इस उपन्यास का चित्रण करते हैं। इस उपन्यास में जो होता है कि उत्तर प्रदेश के गाँव में बसे कुछ मुसलमान लोग रहते हैं, जो मुसलमान जो गाँव से संबंध रखते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो इस तरह से जो है भारत विभाजन से संबंधित कुछ जो है इसमें उपन्यास के बारे में राही मासूम रजा जो है रचना करते हैं। तो इस तरह से ये यथार्थवादी रचना है किसका है, तो राही मासूम रजा जी का। आगे देखते हैं। पूछा है काली कौतुक रूपक के लेखक का नाम बताइए कि काली कौतुक रूपक के लेखक कौन है। तो 78 का सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या होगा, तो इसका जो है प्रताप नारायण मिश्र है। काली कौतुक रूपक के लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र है। इनकी कुछ और रचनाएं जान लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। जैसे संगीत है, भारत दुर्दशा भी इन्हीं का है। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जो है भारत दुर्दशा, एक प्रताप नारायण मिश्र का भी एक भारत दुर्दशा आता है। हटी अमीर है, गो संकट है, कली प्रभा, जुआ खुआरी है, ब्राह्मण इनकी एक प्रमुख पत्रिका के अंतर्गत है। पूछा जाए प्रताप नारायण मिश्र जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं, तो ये ब्राह्मण नाम की एक पत्रिका का भी संपादन करते हैं। क्या, तो ब्राह्मण नाम का जो है पत्रिका का संपादन करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। और प्रमुख रचनाओं जैसे बात इनका जो एक निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। तो जो इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र जी निबंधकार के रूप में और जो है उपन्यासकार के रूप में और जो है प्रमुख पत्रिका के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 79। पूछा रामचंद्र शुक्ल ने किस हिंदी का जो है पहला उपन्यास माना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो पहला उपन्यास किसको मानते हैं, देवरानी जेठानी कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी को। तो 79 का सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो मानते हैं किसको, रामचंद्र शुक्ल, तो परीक्षा गुरु को मानते हैं। हिंदी का जो पहला उपन्यास किसे मानते हैं, तो परीक्षा गुरु को मानते हैं। कौन मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी। और जो हिंदी साहित्य का प्रथम जो है परीक्षा गुरु को सबसे पहले मौलिक उपन्यास मानते हैं। और अगर पूछा जाए कि परीक्षा गुरु को लिखने वाला मतलब इस उपन्यास के उपन्यासकार है कौन, तो लाला श्रीनिवास दास जी। परीक्षा गुरु को लिखने वाले कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। लाला श्रीनिवास दास जी हैं इस परीक्षा गुरु के उपन्यास को लिखने वाले। और मानने वाले कौन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो रामचंद्र शुक्ल है। आगे देखते हैं। प्रश्न है 88 की पूछा हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए कौन सा था। तो सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो 80 का जो सही उत्तर क्या है, तो उदंत मार्तंड है, जो कि 1826 में प्रकाशित किया गया। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। कब किया गया प्रकाशित, तो 1826 में जो इसका प्रकाशन किया गया। पूछा जाए किसने किया, जो हिंदी पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 किसने किया, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र का पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। आगे देखते हैं। 80 हो गया। 81 प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि 84 वैश्वन की वार्ता और 200 वैश्वन की वार्ता का मूल रूप से क्या है। एक जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, कथा कहानी या फिर निबंध है। तो 84 वैश्वन की वार्ता, 252 वैश्वन की वार्ता मूल रूप से किस विधा में यानी किसके अंतर्गत माना जाता है। तो 81 का सही उत्तर देखते हैं। तो ये जीवन वृत्त है। क्या है, 84 वैश्वन की वार्ता, 200 वैश्वन, तो ये एक जीवन वृत्त यानी जीवन वृत्त के बारे में जो है लिखा गया है। जीवन वृत्त बोल सकते हैं कि एक बायोडाटा के रूप में आता है। तो इस तरह से 84 वैश्वन और 252 वैश्वन की वार्ता के अंतर्गत लिखा है। और ये लिखने वाले हैं कौन, मतलब 84 वैश्वन की वार्ता, 200 वैश्वन की लिखने वाले कौन है, तो इसको लिखने वाले हैं गोकुल नाथ जी। कौन है, इनका नाम याद रखिएगा, गोकुल नाथ जी इसको लिखने वाले हैं, गोकुल नाथ। गोकुलनाथ जी ने जो है 84 वैष्णव और 200 वैष्णव की वार्ता जीवन वृत्त को लिखने वाले हैं। और ये जो 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव का गीत किसके आधार पर लिखा गया है, तो ये कृष्ण जी की जो कृष्ण भक्त जो कवि होते हैं उनको जो है आधार मान करके ये जीवन वृत्त लिखते हैं। कौन लिखता है, तो गोकुलनाथ। किसके आधार पर, तो कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं, कृष्ण जी के जो भी उनके भक्त के रूप में आते हैं, जैसे मीराबाई आती हैं, रसखान जी आते हैं, तो ये सब जो है कृष्ण के जो है प्रमुख भक्त के अंतर्गत आते हैं। तो इसी पर जो है गोकुलनाथ जी ने जीवन वृत्त नाम का आधार मानकर ये जो है रचना करते हैं। आगे देखते हैं 82 82 प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया है, जिसके टीकाकार का नाम बताना क्या है। तो फिरंगे सतसई एक जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है कि जो फिरंगे सतसई किस भाषा में लिखा गया है, तो फिरंगे सतसई लिखा गया फारसी भाषा में। और एक टीका लिखा गया, फिरंगे सतसई क्या है, तो टीका लिखा गया और इसके पूछा टीकाकार कौन है। तो 82 का सही उत्तर देखते हैं, तो कौन है, तो आनंदी लाल शर्मा जी हैं। यानी फिरंगी सतसई को लिखने वाले जो प्रमुख टीकाकार के नाम कौन है, तो आनंदी लाल शर्मा जी हैं।
तो इस तरह से 82 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 83 पूछता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रचना है अर्थशास्त्र और इसका मुख्य विषय का ग्रंथ किसके अंतर्गत आता है। तो 83 का सही ऑप्शन क्या है, तो ये संपत्ति शास्त्र के अर्थ मतलब होता है क्या, पैसा होता है, रुपया होता है। तो अर्थशास्त्र का विषय ग्रंथ क्या है, तो ये संपत्ति शास्त्र। अगर पूछा ये भी जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है संपत्ति शास्त्र किसका है, तो ये भी महावीर जी का ही है। अगर अर्थशास्त्र न देकर संपत्ति शास्त्र भी बोला किसका है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। पूछा जाए अर्थशास्त्र का विषय का मुख्य ग्रंथ क्या है, तो संपत्ति शास्त्र के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से 83 का जो सही ऑप्शन है वह डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है 84 की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपते हैं। यानी कहने का मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन करते हैं, उसका कार्यभार संभालते हैं, फिर उसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसको अपना उत्तराधिकारी किसे देकर के मतलब किसे वापस देते हैं, किसको देकर के वो जो है मुक्त होते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे देते हैं, तो गया प्रसाद शुक्ल को, पंडित गौरीदत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को या पंडित देवीदत्त शुक्ल को। तो किसको देते हैं, तो 84 का जो सही ऑप्शन है वह टी यानी पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को जो है सरस्वती संपादन का जो कार्यभार उनको सौंपते हैं, यानी उनको संभालने के लिए देते हैं, पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को। नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं 84 हो गया। 84 के बाद देखते हैं 85 प्रश्न 85 प्रश्न है कि सुदामा चरित्र के लेखक का नाम बताना कौन है। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, तो 85 का कौन है, तो नंद दास जी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। सुदामा चरित्र को लिखने वाले कौन है, तो नंद दास जी हैं। इनकी कुछ रचनाओं को याद कर लेते हैं। जैसे कि कुछ रचनाएं हैं, अनेकार्य मंजरी है, रस मंजरी है, रूप मंजरी, विरम मंजरी, जितने भी मंजरी करके आते हैं तो नंद दास जी की जो है रचनाएं आती हैं। तो रूप मंजरी, वीरा मंजरी और इसके अलावा जो है रुक्मणी मंगल, भंवर गीत। अभी पिछले मॉक टेस्ट में हमने बताया था कि जो भंवर गीत किसका है, तो नंद दास जी का। भ्रमर गीत पूछा जाए तो किसका है, तो यह सूरदास जी का है। तो इस तरह से भंवर गीत, रुक्मणी मंगल और मंजरी जितनी करके रचनाएं हैं वो नंद दास जी की रचनाएं हैं। एक इनकी मुख्य रचना का नाम याद आता है नंद दास जी का, एक है रस पंचाध्याय। एक बहुत ही मुख्य रचना इनकी रस नहीं बल्कि रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी करके इनकी एक रचना है, रास पंचाध्यायी इनकी जो एक प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो है गोवर्धन लीला जो कि पदावली के रूप में आता है, तो इनकी मुख्य रचनाएं आती है। आगे देखते हैं 85 हो गया। अब 86 देखते हैं कि संस्कृत काव्य में जो पद लालित किसकी प्रसिद्ध सर्वाधिक है। अभी संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछ रहा है कि जो पद लालित जो है ये किसके लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, यानी ये जो उपमा ये किसके लिए है, कालिदास जी के लिए, माँ के लिए, भारवी के लिए या फिर दंडी जी के लिए। तो जो पद लालित किसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, तो 86 का सही उत्तर कौन है, तो दंडी के लिए जो है पद लालित का जो है विशेषण यानी उपमा दी गई है। तो दंडी जी जो है इनका एक रचना का नाम याद आता है काव्यादर्श। इनकी एक प्रमुख रचना है, क्या है, तो काव्यादर्श इनकी एक प्रमुख रचना है, याद रखिएगा काव्यादर्श है। इसके अलावा 10 कुमार चरितम इनकी एक प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। तो ये दो रचनाएं याद रखिएगा। पूछा जाता है काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम किसका है, तो महाकवि दंडी जी का। और पद लालित का विशेषण उपमा किसको दिया गया, तो दंडी जी को ही दिया गया है। आगे देखते हैं, जैसे माँ का कुछ याद कर लेते हैं। माँ का एक रचना का नाम याद आता है शिशुपाल वध आता है। माँ की जो एक मुख्य रचना मतलब प्रसिद्ध है, क्या है, तो शिशुपाल वध है। भारवी जी का देखते हैं, तो भारवी जी का क्या है, तो किराता जूने इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जो कालिदास जी जो है इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, ये इनकी प्रमुख रचना है। कालिदास जी अगर पूछा जाए किसके लिए जो है प्रसिद्ध सर्वाधिक रूप से जाने जाते हैं, तो ये उपमा के लिए, यानी उपमा कालिदास से कहा जाता है। तो इनको उपमा नाम से विशेषण की संज्ञा दी गई। तो उपमा कालिदास से इनको कहा जाता है और दंडी जी के लिए पद लालित कहा जाता है। तो इस तरह से अगर 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो दंडी होगा, यानी ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, प्रश्न है कि तरु रिपुधर देखि विरहनि तिय अकुलाय में कौन सा जो है पूछ रहा है काव्य दोष है। अब काव्य दोष के बारे में पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष दिखाई दे रहा है, चित्त संस्कृत, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व मतलब होता है कठिन। तो इसमें कौन सा काव्य दोष है इस पंक्ति में, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें जो है डी वाला बिल्कुल सही, यानी क्लिष्टत्व का जो है काव्य दोष है। तरु रिपुधर देखी के विरहनि तिय अकुलाय में जो है क्लिष्टत्व यानी कठिन काव्य दोष का जो है गुण इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्लिष्टत्व का अर्थ मतलब होता है, बताएं अभी, कठिनाई या कठिनता, यानी बोल सकते हैं कि जो अर्थ होता है, जब इस पंक्ति के जब अर्थ निकलते हैं तो बहुत ही दुरूह यानी बहुत ही कठिन जो है शब्द इसके निकलते हैं। तो जब कठिन शब्द निकलते हैं तो इसमें एक चमत्कार का प्रयोग होता है जिसे हम क्लिष्टत्व काव्य दोष के अंतर्गत लाते हैं। और ये जो पंक्ति देख रहे हैं, ये प्रस्तुत पंक्ति जो है यह मेघ यानी मेघ मतलब होता है बादल के तरु यानी वृक्ष में जो रिपु घर जो शब्द दिया है, तो इसी सब मतलब होता है कि जो वृक्ष होता है उसके जो शत्रु कौन कौन होते हैं, तो अग्नि होता है और उसके जल होते हैं और जल को धारण करने वाले जो बादल होते हैं। तो ऐसे जो कठिन क्लिष्टत्व जो उसके अर्थ निकल रहे हैं, तो ये जो है काव्य दोष के अंतर्गत आता है। तो चलिए 87 का सही उत्तर जो है क्लिष्टत्व काव्य दोष का इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, 87 हो गया। 88 प्रश्न देखते हैं कि काव्य का वह गुण बताइए जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वो कौन सा गुण कहलाता है। यानी पहले ही बता रहा है कि वह काव्य का गुण उस कौन से कहेंगे जिसमें चित्त यानी हृदय में तेज आ
जाता है, और स्फूर्ति मतलब उत्साह का संचार मतलब बहुत तेजी से होने लगता है, वो गुण कौन से किसके अंतर्गत आता है? तो ओज में, माधुर्य में, प्रसाद में। तो देखिए ओज गुण में आता है कौन सा रस आता है? तो ओज गुण में देखेंगे तो वीर रस आता है, प्रसाद में क्या आता है? तो शांत रस आता है, और माधुर्य में देखेंगे तो क्या आता है? तो श्रृंगार रस आता है। कौन सा रस आता है? तो श्रृंगार रस आता है, श्रृंगार रस आता है। तो इस तरह से विभिन्न रसों में अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। तो अगर पूछा जाए 88 का सही उत्तर क्या है, तो इसमें ओज गुण निकल रहे हैं, यानी जहाँ पर चित्त में यानी हृदय में तेज और स्फूर्ति का जो है उत्साह का संचार जब ज़्यादा होने लगता है, तेजी से होने लगता है, तो ओज गुण यानी वीर रस की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से 88 का सही उत्तर ए वाला है। आगे प्रश्न देखते हैं। 89 पूछा है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक का नाम बताइए, कि विख्यात जो मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो मार्क्सवादी के बारे में बताना है कौन है विख्यात, मतलब जो प्रसिद्ध रूप से मार्क्सवादी के अंतर्गत कौन से जो है लेखक या आलोचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो 89 का सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी, जो है प्रसिद्ध रूप से एक मार्क्सवादी समीक्षक के अंतर्गत समीक्षा करने वाले रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी जो है हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी सिद्धांतों को परखने वाले प्रमुख में से एक माने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाओं का नाम याद आता है, जैसे प्रगति और परंपरा इनकी मुख्य रचना है, मतलब प्रमुख क्या है? आलोचना है, प्रगति और परंपरा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, प्रगति और है परंपरा, तो इनकी जो प्रमुख आलोचना है प्रगति और परंपरा। तो प्रगति और परंपरा है, और इसके अलावा प्रगतिशील साहित्य की समस्या है, आस्था और सौंदर्य भी इन्हीं का है, भाषा साहित्य और संस्कृति है, मार्क्सवाद पर भी जो इन्होंने समीक्षा करते हैं, मार्क्सवाद प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन है। तो इस तरह से ये मार्क्सवाद समीक्षक रामविलास शर्मा जी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 90 प्रश्न है। 90 प्रश्न पूछा है कि रहीमन चुप है बैठिए, देखी दीनन को फेर, जब नीके दिन आए बनत न लगी है बेर। में पूछा है कि उपयुक्त इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो 90 में देखना है कि कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर ए, यानी इसमें दोहा का प्रयोग किया गया है। जो छंद होते हैं एक वाणिक होते हैं, एक मात्रिक छंद होते हैं। तो ये दो प्रमुख रूप से छंद माने जाते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। इसमें जो है इस पंक्ति में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा का छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा क्या होता है? किस तरह का छंद होता है? तो ये होता है अर्ध सम मात्रिक छंद। कैसा छंद है? तो अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद, यानी आधा समान रूप से मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। जिसमें जो चरण होते हैं, तो इसमें कुल 4 चरण होते हैं, जिनमें से 11 जो सम चरण होता है, सम चरण मतलब जिसमें पहला और जो होता है चौथा चरण, इसमें 11 मात्राएं, तो जिसमें दूसरा और तीसरा चरण इसमें कुल 13 मात्राएं होती हैं। यानी बोल सकते हैं जो सम चरण होता है उसमें 11 और जो विषम चरण होता है उसमें कुल 13 मात्राएं होती हैं। तो विषम चरण कौन से होते हैं? तो जो पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्रा, और जो सम होते हैं वो दूसरा और चौथा होता है, वो जो सम चरण के अंतर्गत आता है, तो उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आप गिनेंगे तो इसमें आपको 13 और 11 का जो है आप दिखाई देगा। तो इस तरह से ये दोहा जो है पंक्ति में ये छंद का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 90 हो गया। 91वें प्रश्न देखते हैं कि वह सम मात्रिक छंद कौन सा है जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति हो जाता है, वो कौन सा छंद कहलाता है? तो 91 का सही उत्तर क्या है? तो 91 का सही उत्तर है ए वाला, यानी कि रोला। और रोला हमने बताया था वो कौन कौन से 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। रोला जो होता है वो दोहा प्लस कुंडलियां से मिलकर रोला बन जाता है। तो रोला छंद में जो होता है 24 कुल मात्राएं होती हैं, 24 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिनमें 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी रुक जाता है, वो किस में होता है? तो रोला छंद में होता है। आगे देखते हैं 92 प्रश्न पूछ रहा है कि आपका बंटी उपन्यास का लेखक कौन सी लेखिका आपका बंटी उपन्यास है, इसकी लेखिका का नाम बताना है। तो ये आपको पता चला कि आपका बंटी कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास विधा से लिएगा। अब इसकी लेखिका कौन है? इसके जो लेखिका हैं कौन है? तो ये जो कि 92 का सही उत्तर है मतलब मनु भंडारी जी। कौन है? तो मनु भंडारी जी आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो 92 का डी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही। इनकी कुछ और रचनाएं जैसे महाभोज है कि जो कि राजनीतिक जीवन पर आधारित है, महाभोज है। कौन सा है? तो महाभोज है जो कि राजनीतिक मतलब जीवन पर बना है, महाभोज जो कि राजनीतिक जीवन बनाए। तो इस तरह से 92 का डी। इसके अलावा आपका बंटी है ही, और इसमें 1 इंच मुस्कान जो है राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के इन्होंने इस रचना का निर्माण करते हैं। और इस तरह से जो है आगे देखते हैं कि मृदुला गर्ग का कुछ याद कर लेते हैं। जैसे मृदुला गर्ग भी इनकी जो है कुछ रचनाओं का नाम है मृदुला गर्ग का। जैसे अभी हम उसमें पढ़े थे, जैसे चित्त कोबरा है, और जो है मृदुला गर्ग का चित्त कोबरा, उनके हिस्से की धूप, अनित्य, कुछ रचनाएं इनकी मृदुला गर्ग जी की है। कृष्णा सोबती का जैसे कुछ जान लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का की है मित्रों मरजानी, इनकी प्रमुख रचना है। सूरजमुखी इनकी प्रमुख रचना है। उषा प्रेमवदा जी जो है उषा प्रेमवदा जी की कहानी है, जैसे रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, तो कुछ इनकी मुख्य रचना है। तो इस तरह से प्रमुख आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनु भंडारी जी। आगे देखते हैं 93 प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक का नाम पूछा कौन है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन है? तो 93 का सही उत्तर क्या है? तो सी है, यानी रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, यानी कि सबसे दुख वाला नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। तो 93 का बिल्कुल सी वाला सही है। आगे देखते हैं
93 हो गया। 94 है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो 94 का जो सही है उत्तर अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम एक वाक्यांश में कहेंगे अभूतपूर्व। आगे देखते हैं 95 के लखनऊ में आयोजित है 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष का नाम बताना। कौन है? प्रेमचंद है, निराला है, प्रसाद जी है, मुल्क राज आनंद है। तो 95 का जो सही उत्तर है वो कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं और जो एक अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जो है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है 1918 में जो रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई थी, इसमें जो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों पर, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुद्धिजीवी कहता है, तो उन पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें से 1936 में लखनऊ में ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। तो इसके मुख्य रूप से आयोजक के रूप में प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 95 हो गया। 96 देखते हैं। 96 पूछ रहा है ध्रुव स्वामी नाटक है, इसकी रचना का मतलब रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामी क्या है, कौन सी विधा है? तो ये नाटक के अंतर्गत आता है। अब इसके रचनाकार कौन है? तो 96 का सही उत्तर है कौन? जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ और नाटक हैं, जैसे विशाख है, अजातशत्रु है, और कामना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक घूट है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। तो इस तरह से इनके प्रमुख नाटक हैं। ध्रुव स्वामी का पूछा जाए ये लिखा कब गया, तो ये लिखा गया था 1933 ईस्वी में जो है ध्रुव स्वामी जो है नाटक प्रकाशित, यानी उसकी शुरुआत होती है लिखने की। तो ध्रुव स्वामी किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे देखते हैं 97 आँख का किरकिरी पूछ रहा है। आँख का किरकिरी का होने का अर्थ बताइए। आँख का किरकिरी मतलब क्या होता है? एक मुहावरा है। तो 97 का सही उत्तर क्या है? तो अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना, मतलब पसंद नहीं आना, अच्छा ना लगना, तो अप्रिय लगना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, कौन सी होगी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे बहुत सरल उत्तर है, तो कौन सा है? तो डी, यानी वर्ण यानी अक्षर जिसको बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर बोला जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वाक्य होता है। आगे देखते हैं कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका का नाम बताइए, कौन है? जो नारी विमर्श यानी नारी के बारे में जो लिखने का जो है सबसे पहले लेखिका के रूप में जाना जाता है। तो 99 का सही उत्तर कौन है? तो बंग महिला है। कौन है? नारी के बारे में लिखने वाली सबसे पहली महिला कौन है? तो बंग महिला है, यानी इनको राजेंद्र प्रसाद बंग महिला भी इनको कहा जाता है। तो इनको जैसे दुलाई वाली इन्हीं का प्रमुख इनकी जो है रचना है, दुलाई वाली। तो आगे देखते हैं 99 हो गया। अब 100 प्रश्न देखते हैं। 100 प्रश्न है कि गमन का पूछा, विलोम बताइए। गमन मतलब गमन का विलोम यानी कि विपरीतक शब्द क्या होता है, इसका उल्टा पूछा है। तो गमन का मतलब क्या होता है? जाना होता है। गमन का मतलब क्या होता है? जाना। अब जाना का क्या होगा? विलोम। तो जाना का मतलब आना होता है। तो इसमें गमन, तो इसमें 100 का जो सही उत्तर देखा जाए तो कौन सा होगा? तो जाना का हम आना नहीं लगा सकते, तो इसमें गमन से ही विलोम बताना है, तो गमन का आगमन होगा। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, तो ये हम जाना का आना नहीं लगाएंगे। क्या है बिल्कुल सही उत्तर? तो डी है, गमन का विलोम आगमन होता है। आगे देखते हैं 101 प्रश्न है कि पूछा है अग्नि शब्द का तद्भव बताइए। अग्नि का तद्भव क्या होता है? अग्नि जो है वह क्या है? तो अग्नि एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है? जो उससे मतलब उससे उत्पन्न होता है, उससे मतलब जो संस्कृत से बने शब्द होते हैं उसी को हम तत्सम कहते हैं। तो अब इसका पूछा है कि अग्नि का तद्भव यानी उससे उत्पन्न होकर के तत्सम तद्भव क्या बनेगा? तो हिंदी के जो टूटे फूटे हुए शब्द जो जिसका निर्माण बनता है वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है, उससे उसी से उत्पन्न होता है, संस्कृत से ही। तो उसका तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन ए यानी कि आग कहेंगे। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 102। मछली के समान आंखों वाले वाक्यांश का एक शब्द बताना है कि मछली के समान जिसकी आंखें होती है उसको हम एक वाक्यांश के लिए क्या कहेंगे? मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी या कोई नहीं। तो 102 का जो सही उत्तर है उसको हम कहेंगे मीनाक्षी, यानी मछली के समान जिसकी आंखें होती है उसको हम मीनाक्षी कहते हैं। आगे देखते हैं 102 हो गया। 103 प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रास मतलब क्या है? अनुप्रास अर्था है या शब्द है या फिर उभय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रास अलंकार में जो क्या आते हैं, किसके अंतर्गत आता है? तो अनुप्रास जो है वो आता है आपका शब्दालंकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? तो शब्दालंकार के अंतर्गत। शब्दालंकार में अनुप्रास ही नहीं बल्कि अनुप्रास तो आते ही है, इसके अलावा यमक भी आता है। क्या आता है? यमक आता है, यमक और श्लेष भी आता है। तो जो है शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्था में जो है उपमा अलंकार आते हैं, रूपक आते हैं, उत्प्रेक्षा होते हैं, मानवीकरण आते हैं, अतिशयोक्ति आते हैं। इस तरह से अर्थालंकार में जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं, किंतु शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष मुख्य रूप से आते हैं। आगे देखते हैं पूछा कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसके लिए क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द है बताइए। तो 104 का सही उत्तर क्या है? तो उसे ऊसर कहते हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होती, उत्पन्न नहीं होता, उसे हम ऊसर कहते हैं। आगे देखते हैं अगला है व्याकरण से भी प्रश्न चल रहे हैं कि प्रत्येक का पूछा है कि वह शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए, क्या होगा सही? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद भी बताना और साथ साथ जो है संधि का नाम भी बताना, कौन सी इसमें संधि का प्रयोग हुआ है। तो 105 का जो सही उत्तर है सी वाला बिल्कुल सही, यानी प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति जमा एक निकलेगा, यानी त का जो इस पर छोटी की मात्रा लगी और ई का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? य में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक की मात्रा जुड़ जाएगी और उसके पहले का जो वर्ड है त वाला वो आधा हो जाएगा। तो पर संबंध का प्रयोग हुआ है तो किस में होता है? तो यण संधि में होता है। पूछा जाए प्रत्येक जो है प्रत्येक शब्द ये कौन सी संधि है? तो यण संधि में प्रयोग हुआ है। तो 105 का सही उत्तर सी वाला है। आगे देखते हैं सी हो गया। 106 प्रश्न है कि सूर्योदय में पूछा कि संधि बताइए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? अगर पूछा जाए सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य जमा उदय होगा। क्या होगा? तो सूर्य जमा
उदय, सूर्य जमा उदय बराबर हो जाता है सूर्योदय। और इसमें संधि कौन सा है? तो सूर्य में य का क्या निकल रहा है? र निकल रहा है, री निकल रहा है, री का किसमें परिवर्तन हो जाता है? र में, और ये ऊ निकल रहा है, तो री का परिवर्तन हो जाता है र में, तो इसमें अर जो है, इसमें ऊ का निकल रहा है, री का र निकल रहा है, तो ऊ का अर बन जाता है। तो सूर्योदय में अर जो है गुण संधि का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो मात्राएं देखें, एक मात्रा का भी प्रयोग हुआ है। जहाँ पर भी मात्राएं एक प्रयोग हो, यानी मतलब सिंगल का प्रयोग होता है, तो इस तरह से इसमें गुण संधि की पहचान होती है। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पूछा शुद्ध वाक्य छांटे, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने, मुझे कपड़े पहनने। तो 107 का सही उत्तर क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य इसमें जो है मुझे कपड़े पहनने हैं। तो शुद्ध वाक्य बिल्कुल बी वाला जो है वाक्य बिल्कुल सही है। मैंने कपड़े पहने, ये बिल्कुल गलत है। मेरे को, ये भी गलत है। मुझे कपड़े पहने, ये भी गलत है। मुझे कपड़े पहनने हैं। तो इसमें मतलब बी और डी तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। मुझे कपड़े पहनने, ये भी सही है। मुझे कपड़े पहनने, तो दोनों तो एक ही लिखा है, तो इसमें बी और डी दोनों बिल्कुल सही है। ए और सी गलत है। आगे देखते हैं, पूछा कि चारा फेंकने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो चारा फेंकना क्या एक मुहावरा है। पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है? भ्रमित, प्रलोभन, पशु को घास देना, सिर पर गठरी उतारना। तो पशु घास देना ऐसा मुहावरे को बिल्कुल अर्थ नहीं निकलेगा। सिर पर गठरी उतारना, ये भी सही नहीं लग रहा है। चारा देना मतलब भ्रमित करना या प्रलोभन देना, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसको हम बोल सकते हैं प्रलोभन देना। प्रलोभन देना मतलब होता है कि किसी को लालच में देना, लालच करवाना या लालच देना। तो चारा फेंकना का मतलब होता है प्रलोभन देना या लालच देना। किसी को अपने काम करने के लिए किसी को जब प्रलोभन देते हैं या लालच देते हैं, उसी को कहते हैं चारा फेंकना। चारा फेंक दे। आगे देखते हैं, 108 हो गया। 109 देखते हैं। 109 और 110 दो प्रश्न रह गए, तो ये आज हमारा दो प्रश्न अंतिम उत्तर होगा। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द पूछा है कि जो वाक्य लिखा है कि वे सज्जन पुरुष कौन है, इसमें इस वाक्य में ऐसा क्या लग रहा है कि जो अनावश्यक मतलब जरूरत वाला शब्द नहीं है। तो वाक्य में अनावश्यक शब्द के बारे में बताना है। सज्जन है, पुरुष वे हैं या फिर है। तो 109 का जो सही उत्तर है वह बी वाला है, यानी कि बी जो है, इसमें ये बी मतलब जो पुरुष शब्द लिखा है वो अनावश्यक, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता था तो अगर बोला जाए तो सही क्या हो जाएगा? वे सज्जन कौन है, पुरुष लगाने कोई जरूरत, क्योंकि सज्जन जो है पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। तो वे सज्जन कौन है, पुरुष की आवश्यकता यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसमें अनावश्यक रूप से जो बी वाला है, यानी पुरुष का प्रयोग अनावश्यक रूप से किया गया है। तो 109 का बी उत्तर सही है। आगे देखते हैं, 110 जो है, राम की शक्ति पूजा के पूछा के रचनाकार के नाम बताइए। हिंदी साहित्य का प्रश्न आ गया। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, लिखने वाले कौन है? तो 110 का सही उत्तर कौन है? तो निराला जी हैं। कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के लिखने वाले कौन है, रचनाकार? तो निराला जी। इनका पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जो एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो है बहुत सारे सरोज स्मृति जो अपनी पुत्री पर जो है वीरा पर जो है इन्होंने जो है कविता लिखते हैं, सरोज स्मृति। तो इस तरह से क्रांतिकारी के रूप में निराला जी जाने जाते हैं। साथ ही साथ एक छायावादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके रूप में? तो छायावादी कवि के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो चलिए, आज हमने कुछ जो है 110 प्रश्न हमारे इस मॉक टेस्ट में कंप्लीट हुए। इसके आगे का जो भी प्रश्न होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।